हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ हूं। आप देखिएगा ध्यान से कि हम एक बहुत ही शानदार और जानदार नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट खंड शिक्षा अधिकारी का चल रहा था ये पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन तो मैंने पहली वीडियो में आपको दे दिए थे और ये दूसरा पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन इसमें और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस जो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। वो 120 क्वेश्चन का ही हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 120 क्वेश्चन का ही होगा। तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए, जुड़े रहिए आप इसमें से कितने सही करते हैं। देखिए, आपको चैलेंज है कि आप अगर इसमें से 25 भी सही कर पाए तो मैं मान जाऊँगा कि आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर क्रॉस कर जाएंगे। तो बहुत ही देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो महात्मा गांधी ने, देखिए, फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया था, ये दक्षिण अफ्रीका में। सेवाग्राम आश्रम भी महात्मा गांधी ने बनाया था और साबरमती भी। लेकिन विश्व भारती जो आश्रम है वो महात्मा गांधी ने नहीं बनाया था। तो ये जो है विश्व भारती आश्रम, ये बनाया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया था 1921 में। कब बनाया था ये? 1921 में। तो इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर? सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मैंने आपको बताया था तांबे के सिक्के चलाने वाला, देखिए कौन था। तो ये बहुत सारी योजनाओं में सुधार करके इन्होंने, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इनका शासनकाल जो रहा है, मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये 1325 से 1351 तक, यानी 1325 से और ये 1351 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक रहे। और इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही अपनी मुद्रा को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के, और जिनका मूल्य चांदी के रुपए यानी टका के बराबर होता था। चांदी के जो रुपए चलते थे उन्हें हम कहते थे टका। क्या कहते थे? टका कहते थे। तो इन तांबे के सिक्कों का मूल्य वही होता था। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य प्राणी जात को क्या कहते हैं? देखो, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो पशु पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फोना। क्या कहते हैं? फोना। फोना कहते हैं। और फोना किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों का समूह होता है। क्या होता है? ये एक जानवरों का समूह होता है और इकोसिस्टम में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो सल्फर की मात्रा पूछी है हमसे, तो मैं सल्फर की मात्रा ही आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, सल्फर की मात्रा इसके हमें जो पता है सल्फर की मात्रा का, वो है 0.05%। कितना होता है? या तो इसे आप कह दीजिए कि 0.05%, या इसे कह सकते हैं हम 500 ppm। ये हो सकती है जी, ये होती है, देखिए यहाँ देखिएगा 0.05%, या इसे आप ऐसे कह सकते हैं 500 ppm, ये भी होती है। तो इसका आंसर है ए। क्या है इसका आंसर? ए। देखिए, ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज है। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसमें से 25 कर पाते हैं तो मैं मान जाऊंगा। और आप 25 अगर कर रहे हैं तो मुझे स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमने 25 सही करे हैं। तो मैं देखता हूं और मैं आपका जो है कमेंट देख के फिर मैं अगली वीडियो में आपको आपका नाम बोलूँगा और मैं आपको अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। देखिए, गतिमान एक्सप्रेस की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि कई नई दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है, गतिमान एक्सप्रेस। तो इसका इन्होंने ये पूछा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये तो आपको पता ही, गतिमान एक्सप्रेस काफ़ी चर्चा में रही थी पीछे। तो इसका होता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 यहाँ लिखा नहीं है, तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी, ये है ना, प्रगतिशील कहा जाता है। तो अब इसे कह दीजिए प्रत्यक्ष या प्रगामी या प्रत्यक्ष या प्रगतिशील। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूँ, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण राजस्व व्यय, यानी जब हम राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें खर्च करते हैं तो वो हमारा राजस्व में जाएगा। तो इन्होंने दिया है ये फैक्ट्री सेट का निर्माण। तो फैक्ट्री सेट के निर्माण का तो कुछ नहीं, आपने ज़मीन की खरीद, एक नई मशीन की स्थापना, एक प्रिंटर की मरम्मत। क्योंकि प्रिंटर की मरम्मत होगी तो उसमें सामान जो आएगा उसमें राजस्व व्यय का कुछ पार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होता है जी सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो आप जानते हैं सिंचाई में जब कौन सी प्रणाली होती है,
तो सिंचाई में होती है ये ड्रिप प्रणाली। कौन सी प्रणाली बेहतर मानी जाती है? तो इसे कहते हैं हम ड्रिप प्रणाली बेहतर मानी जाती है। अब ड्रिप प्रणाली क्यों बेहतर मानी जाती है? इसमें ना बूंद बूंद करके ये पौधों के ऊपर पानी टपकाया जाता है। तो इससे क्या होता है, पाइप, नलियाँ और एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। और टपक सिंचाई, या इसे हम एक चीज़ और कहते हैं टपक सिंचाई, या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई। क्या कहते हैं इसे हम? इसे आप कह सकते हैं ऐसे बूंद बूंद सिंचाई। तो इसका दूसरा नाम ये है बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई, या ये मान लीजिए ड्रिप प्रणाली। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल अवधि। अब ईख की जो एक किस्म मानी जाती है अर्धसाली किस्म, उसकी फसल अवधि पूछी है। तो फसल अवधि इसकी सबसे लंबी होती है, और वो है देखो बहुत लंबी होती है, 18 माह। कितनी होती है? इसे हम कह सकते हैं 18 माह। तो इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर है इसका? बी। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूंजी खाता में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत में विश्व के विभिन्न देशों के होने वाली पूंजी के प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। ये भारत में आय स्तर पर निष्पक्ष आवंटन करता है। तो ये देखिए 3 चीज़ें दी हैं, और तीनों की तीनों ही जो है ये पूंजी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। क्या है? डी। यानी 1, 2, 3 तीनों चीज़ें ये सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता? तो जब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या सघनता है वैसे वो बिहार की है। किसकी है? वो बिहार की है। और बिहार में मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर के एक प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 1106। ये रहते हैं बिहार में। कहाँ? बिहार में। और दूसरे नंबर पे आता है ये वेस्ट बंगाल। क्या आता है? वेस्ट बंगाल, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। इसका जो ये सघनता है ये है 1028। कितनी है? 1028। तो इसका आंसर है डी। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, तीसरे नंबर पे आता है केरला, उसकी है 860। कितनी है? 860। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12, शहरों के बाहर आर्थिक स्वावसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव कौन रखता है? तो ये ग्रामीण केंद्रों में जो प्रस्ताव रखा जाता है, इस मॉडल को हम लोग कहते हैं पुरा मॉडल। तो पुरा मॉडल है क्या जी? ये है प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। पुरा। तो पुरा को हम लोग देखो, जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये है पुरा। क्या है? इसे आप पुरा कह सकते हैं। तो पी ये होता है प्रोवाइड। क्या होता है? यानी प्रोवाइड देख लीजिएगा ध्यान से, आप इसे कहते हैं प्रोवाइड। और यू से होता है अर्बन, प्रोवाइड अर्बन। और रूरल एरिया क्या हो सकता है? आर से रूरल एरिया। तो इसका आंसर है भैया बी। जी आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा के कहाँ से कहाँ लो कर दिया है? तो 15वां जो वित्त आयोग था उसका जो कार्यकाल था असल में वो देखिए 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 30 अक्टूबर 2020 तक। ये है 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया। तो इसका आंसर है ए। क्या है इसका आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2019 के लिए बिहारी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2019 के लिए बिहारी पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, तो इसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 29वां, और ये कौन सा बिहारी पुरस्कार है? ये जो मैं आपको बताता हूँ 2019 में जो मिला था ये था 29वां बिहारी पुरस्कार है। और 29वां बिहारी पुरस्कार मिला है मेरे भाई राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। देखो ये राजस्थानी भाषा के कवि हैं, इनका नाम है डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। यहाँ भाटी और लगा लीजिएगा, भाटी। ये राजस्थानी भाषा के, और 29वां पुरस्कार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा? तो आतंकवाद में प्रथम स्थान पर देखिएगा, वैसे आपको पता ही है यहाँ पाकिस्तान का नाम आता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, तो यहाँ है अफगानिस्तान। क्या है? और अफगानिस्तान पहले नंबर पे है। ये वैश्विक आतंकवाद की सूची में अफगानिस्तान पहले नंबर पे। चलिए, एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल 2019 का खिताब किसने जीता है? तो एटीपी वर्ल्ड टूर का जो खिताब जीता है, ये जीता है स्टीफोनस सितसिपास। ये स्टीफोनस सितसिपास हैं, ये इन्होंने जीता है, स्टीफोनस सितसिपास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक इंटरनेट कवरेज के लिए हाल ही में किस संस्थान या कंपनी ने 60 स्टर्लिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये 60 स्टर्लिंग उपग्रह किसने लॉन्च किए हैं भाई साहब? ये किए हैं स्पेस एक्स ने। किसने किए हैं? स्पेस एक्स। और इन्होंने ये जो है
60 उपग्रह लॉन्च किए थे, तो इसका नाम क्या है जी, स्पेस एक्स है। क्वेश्चन इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं अभी, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ये क्या नाम है इनका? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी, ये 47वें न्यायाधीश हैं। 17 दिसंबर 2019 को इन्हें अभी बनाया गया है। इनका ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लीजिएगा, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ध्यान रखिएगा, ये 47वें हैं, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे ट्रिक से याद करना चाहें, अगर किसी के अंदर 47, देखिए जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र होते तो आदमी सही होता है, 47 हो जाता है वो बोबड़ा यानी बोबला हो जाता है। तो ऐसा करके आप ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं शांति स्वरूप पुरस्कार जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आप मेरे साथ साथ चलते रहिएगा और ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर भी बता देना। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। फिर मैं देखता हूँ आप मेरे इस प्रैक्टिस सेट में कितने सही कर पा रहे हैं और आप किस कंडीशन में हैं, ठीक है, आपकी तैयारी का क्या हाल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 पैरा एथलेटिक्स 2019 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे था? तो पैरा एथलेटिक्स में भारत का जो पद ये बता रहे हैं वो भारत कौन से स्थान पे था? तो वो था 24वें स्थान पर। ये था जी 24वें स्थान पर। इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने के संबंध में एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ये विधेयक पर जो हस्ताक्षर किए हैं, तो ये करने वाले जो हैं इनका नाम है जी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को आप जानते ही हैं कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? इंडियन ब्रेन एटलस तैयार करने वाले ये हैं IIT हैदराबाद के शोधकर्ता। कौन है जी? ये IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने किया है जी। तो इसका देखिए, ये कह रहे हैं पूर्वी आबादी की तुलना में भारतीय मस्तिष्क की ऊंचाई, चौड़ाई और मात्रा छोटी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा एक संगम पूछा है? तो बालरस एक संगम है जो नर और मादा को जोड़े के रूप में रहते हैं। देखिए जहाँ नर और मादा रहते हैं उसे बालरस संगम कहते हैं। तो ये बी आंसर है इसका। कितना है? बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो जब ये देखिए प्रकाश रसायन का जो धूम्र कोहरा बनता है उसमें से क्या चीज़ उत्पन्न होती है? तो इन्होंने ये पूछा है, तो आप इसमें से बताएंगे क्या चीज़ उत्पन्न, कौन कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो उसमें से एक है ओजोन। क्या होता है? ओजोन। ये देखिए ओजोन, इसका आंसर है सी। आप जानते हैं ओजोन का सूत्र होता है O3 और मीथेन का होता है CH4। कितना होता है? CH4। और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड होता है NO3। कितना होता है? NO3। तो इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वस्तु पर द्रव्यमान 100 ग्राम और गुरुत्वाकर्षण जो है, देखिए इन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर प्रति सेकंड और अगर चंद्रमा में गुरुत्वाजनित त्वरण G/6। अब इसका जो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है GE/6 है। अब जब इसका द्रव्यमान इतना है तो इसका आंसर इतना हो जाएगा 100/6, क्योंकि जी का मान अगर 100 रखते हैं तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर होगा इसका ए, 100/6। विश्व में कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग। अब ये फुट एंड माउथ रोग जो है ना, ये पशु जितने होते हैं इनमें ज़्यादा होता है फुट एंड माउथ। तो ये जो है ना वायरस से फैलता है। कैसे फैलता है? ये वायरस से फैलता है, तो इसे कहते हैं विषाणु का रोग है। तो ये डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नेत्रदान में दाता की आँख में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो जब जैसे मान लीजिए कोई अपना नेत्रदान करना चाहता है, तो जो नेत्रदान करेगा उसकी आँख में से क्या चीज़ ली जाती है? तो उसमें से ना आँख में से कार्निया को लिया जाता है। काय को लिया जाता है? कार्निया को लिया जाता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब किसी वस्तु का से किरणें नेत्र पे, जैसे मान लो हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसकी किरणें जब हमारी आँख पे पड़ती हैं तो कार्निया तथा लेंस के आवर्तन पर रेटिना पर पहुंचकर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलता है। तो नेत्र में जो देख लेना, हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा बनता है नेत्र में? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी सिग्नल नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो जब आप टीवी सेट चलाएंगे
तो आप जान लीजिए उसमें कौन सी किरणें जो हैं वो आपको देखना होगा। टीवी चलाने के लिए असल में क्या होता है, गीगा हर्ट्ज आवृत्ति, यानी गीगा हर्ट्ज आवृत्ति लगती है, तो वो होती है रेडियो तरंगों में। काय में होती है? रेडियो तरंगों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु करता है? तो इसे कहते हैं लार्वा। लार्वा को हिंदी में इसमें कहते हैं जी डिम्बक, इसे वैसे इंग्लिश में कहते हैं लार्वा अवस्था में करता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तुल्य है? तो सबसे देखिए कठोर आप जानते हैं इसमें, जैसे टंगस्टन आप जानते हैं, ये बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का होता है। और नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम भी बहुत एक तुल्य और जो है कठोर होता है। और ये देखिए, तो मैं इसे आपको बता दूं, नाइक्रोम बहुत कठोर, तो ये डक्टाइल होता है, तो इसे, और नाइक्रोम भंगुर नहीं होने के कारण कठोर, और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इसका आंसर है नाइक्रोम। और जैसा मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बोरेंडम है, कार्बोरेंडम तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, ये कठोर एवं तन्य होता है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है परंतु दबाव पड़ने पर टूट जाता है। ये कास्ट आयरन बहुत कठोर होता है लेकिन ये टूट जल्दी जाता है, तो इसलिए इसे फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती। नाइक्रोम है इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। क्या आंसर है इसका? डी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित करना है कि अब ये देखिए आपको देख रहे हैं जर्मन सल्फर है, ये टिन होता है, सोल्डर जो इसमें निकल होता है, ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम, हाइपो में क्लोरीन। तो आपको ये मिलवाने को कह रहा है, तो इसे आप कैसे मिलाएंगे? और मिलाने का देखिए मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसका आप मिलवाने का तरीका क्या है? तो इसे देखिए मेरे हिसाब से तो ये जर्मन सल्फर टिन, तो इसका जो आंसर होगा वो डी। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी। सी होगा, यानी 1 2 3 4 ऐसे ही मिलेगा। 1 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा और 3 3 से मिलेगा। इस तरीके से मिलेंगे ये, ठीक है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा किससे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 32वां। दो तारों की लंबाइयाँ प्रतिरोधकताएँ सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध जो है वो 10 है, तो मोटे तार का पूछ रहा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। ये देखिए, इसे आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर भी सकते हैं। ये जैसे आपने देखा, ये एक सूत्र होता है इसका, देखिए यहाँ से ये होता है R1/R2 बराबर, अब R1/R2 के बराबर अगर हम देखें तो क्या होता है, 1 रखते हैं, क्या 1। अब जैसे R1 का मान 10 दे रखा है इसमें, तो हम यहाँ रख देंगे R1 का मान 10, नीचे रख देंगे R2, तो बराबर हो जाएगा 1। R2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 का मान भी 10 ही आ जाएगा। R2 का मान कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर होगा 10 ओम। कितना होगा? 10 ओम ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ जो है वो क्या हैं? स्तुति के भक्ति गीत हैं, और त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया है। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। ये सारी बातें इसमें पूछी हैं, तो इसका आंसर पूछा है, तो इसमें जो है इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, यानी इसका दूसरा और चौथा जो है वो सही, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन होगा 34वां। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठणी किस शैली का है? अब बड़ी ठणी की बात कर रहे हैं, तो बड़ी ठणी किस शैली का है ये हमें जानने के लिए, देखिए बड़ी ठणी जो है एक लघु चित्र भारतीय चित्र शैली है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है? ये मारवाड़ शैली में बनाया गया था। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। और बड़ी ठणी जो है वो किशनगढ़ में, कहाँ? ये किशनगढ़ की है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे तैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अनोखे जड़ पुल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका देखिए जड़ पुल का क्या है, इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो इस पुल को हम जीवित पुल कहते हैं, या इसे कहते हैं प्राकृतिक पुल। तो ये मेघालय में बनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में, क्योंकि मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी नाम से। क्या जगह है? चेरापूंजी, जहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका आंसर होगा मेघालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, माटी त्यौहार किस संभाग की जनजातियाँ मनाती हैं?
माटी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेरे हिसाब से तो आप देखिएगा, माटी त्यौहार मनाया जाता है बस्तर संभाग में। कहाँ मनाया जाता है? बस्तर संभाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी के बारे में अगर बात हो रही है तो ये तो आपको पता ही हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी बहुत ही ये फेमस कंपनी है। आप चाहें तो इसके बारे में ढूंढ भी सकते हैं। ये है नैनी। कहाँ? ये हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी नैनी में है। कहाँ पे है? नैनी में। तो आप साथ चल रहे हैं तो आपको अपने क्वेश्चंस का अपना स्कोर गिनते रहिए अपना स्कोर को। आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना है और मैं उनसे मिलूँगा, बात करूँगा उनसे, जो अपना मोबाइल नंबर छोड़ें और मैं उनसे बात करूँगा कि फिर मैं देखता हूँ अगले प्रैक्टिस सेट में वो किस तरीके का क्वेश्चन चाहते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन से फिर रूबरू कराएंगे। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ये BHU की बात कर रहे हैं। किस क्या आएगी? ये जो आपने जानते हैं BHU यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है, ये बनी थी 1916 में। और ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने बनाई थी जी? ये पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनाई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल यातायात भागीदारी में सड़क परिवहन की भागीदारी कितनी है? तो सड़क परिवहन की भागीदारी पूछ रहे हैं। सड़क परिवहन की भागीदारी जो है वो है 70%। कितनी है? 70%। आंसर होगा इसका ये सी है, वैसे ध्यान रखिएगा 70%। आकार बहुला का संबंध किस बोली से है? आकार बहुला बोली। ये आकार बहुला का के बारे में पूछ रहे हैं। अब आकार बहुला का जो संबंध है वो किस बोली से है? तो ये आकार बहुला जो है ये खड़ी बोली, क्या है? खड़ी बोली से है इसका संबंध। इसका आंसर होगा ए। ब्रज शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो ब्रज शैली जो है वो किस शैली के नाम से जानी जाती है? ब्रज आप जानते हैं कहाँ? मथुरा में है। तो जब जाहिर सी बात है जब ये मथुरा शैली हो गई, कैसी हो गई? मथुरा शैली। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का नंबर 1 काय में है? एक तो गेहूँ में, आलू में और गन्ने में। ये उत्तर प्रदेश जो है इन 3 चीज़ों में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 के तहत कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो इस कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि रखी गई है वो आपको पता ही है। ये है 5.1%। कितना है? 5.1%। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? अभी चुनार के बारे में पूछ रहे हैं। चुनार किस उद्योग है? चुनार आप जानते हैं चुनार में क्या है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। काहे के? कि चुनार जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उनका जन्म, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आप जानते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, नौटंकी लोक नाट्य कितनी शैलियाँ? नौटंकी लोक नाट्य की शैलियाँ पूछी हैं। तो नौटंकी लोक नाट्य की शैलियों के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती हैं 2। कितनी होती हैं? 2 होती। 2, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसे चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यानी 3 मित्र हैं, तो 3 मित्र जो हैं उन्होंने अपने कुछ पैसे लगाकर एक व्यापार करा। अब ये व्यापार जब उन्होंने शुरू किया तो व्यापार में उन्होंने कुछ पैसे लगाए। अब कितने पैसे लगाए? तो देखो ये है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं आपको थोड़ा समझा दूं, जैसे हम इसे अनुपात में लिखें A अनुपात B अनुपात C, तो A ने तो लगाए थे 8400 और B ने लगाए 15,600 और C ने लगाए 13,200। आप चाहें तो इन जीरो को निपटा लेंगे और जीरो को निपटाने के बाद अब देखिए 84, 156, तो आप इसमें देखिए इसे अगर आप इसे इनको तीनों को काटेंगे तो आप इसे इस ढंग से काट सकते हैं। देखिए ये जो इस अनुपात में आ जाएगा, किस अनुपात में आपको मिलेगा? तो 7:13:11। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं 7:13:11। ठीक है। अब देखिए कैसे, 12 सत्ते 84। आप जानते हैं ये 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। और इसे 12 से आप काटेंगे अगर 156 को, तो 12 और 12 36, तो ये 12 से पहाड़ से कट जाएंगे। तो 12 से कटेंगे तो 12 में आपको इसको ध्यान से इस ये अनुपात आएगा। अब जब ये अनुपात आएगा, अगर हम इसे इस अनुपात में लिखते हैं तो हम देखो इस तरीके से, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर ये चल जाता है तो कि हम इसे ऐसे लिख लें 7x, अगर 7x
अनुपात यहाँ से हो जाएगा 13x और ये 11x। अब ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है देखो बी और सी के वार्षिक लाभों का हिस्सों का अंतर बताना कि बी को कितना फ़ायदा हुआ और सी को, तो इनके हिस्से पूछ रहा है ये। अब क्योंकि x का मान तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि a का हिस्सा दिया है इन्होंने, तो हम अगर चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी 7x जो है वो 1960 के बराबर है। 7x 1960 के बराबर है, तो x आप 1960 इसे 7 से इसे 1960 को काटेंगे तो ये आपका 280 बार कट जाएगा। कितना कटेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 280, और x की वैल्यू 280 आ जाएगी, तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा आप 13 से गुणा करके और 11 से गुणा करके, और जो मान आए तो उसे घटा लेना, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर देखिए, अगर आप चाहते तो इसका आंसर है 560। क्या है, 560। ये इसका आंसर है ए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 3/2 और 8/3 में 15 जोड़ दिया जाए, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। मैथ तो बहुत ही हल्के तरीके से मैंने अभी रखा है। जैसे 3/2 है तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, और ये 8/3 है तो इसमें भी आप 15 जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर जो आपको बनेगा वो काय के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/3, ये बराबर होगा आपका 5/3 और 5/2 के, 5/3 और बटे में हो जाएगा 5/2। इधर के को उल्टा करके आप करेंगे तो 5 से कट जाएगा, और इसे आप इसे हल कर लीजिए। अब इसे आप जब एलसीएम लेके इसे हल करेंगे तो आपका जो बनेगा, यहाँ से यहाँ इसे देखिए, ये जो आपका है ना 3/2, इसे x कर लीजिएगा, 3/2 x, और यहाँ भी 8/3 x। तो इसकी जो वैल्यू आपकी x की आएगी निकल के, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 18, और x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 18 आ रही है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम इसे देखिए बड़ी संख्या निकाल देंगे। ऐसे ये हमारे पास है 8/3 x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 8/3 और गुणा 18, 3 से काट लेंगे, 3 छंग 18 और 8 छंग 48, तो आंसर होगा इसका 48। ठीक है। अब देखिएगा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये बेचता है। अब तब 10%, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। तब एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। अब जब भी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो आपको, तो मैं इसका एक डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक आप लगाइए। इसका होता है -(x²/100). माइनस का मतलब ये है कि इसमें हानि होगी, ऐसे केस में हानि होती है। अब क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये जब भी लगाएंगे जब दोनों संख्याएं सेम हो। तो 10 है तो आप यहाँ लगा दीजिए, 10 का वर्ग कितना होगा 100, और नीचे भी क्या है 100, इससे से काटेंगे तो इसका आएगा -1, यानी 1% की हानि हो जाएगी। कितनी, तो देखिए इस तरह से आप इसे हवा में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कितना बड़ा क्वेश्चन। दूसरा देखिए, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 पुरुषों की आयु को 21 और 23 वर्ष हो तो उनके स्थान पर 2 नए पुरुष ले लिए जाएँ, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु पूछी है। बड़ा ईजी क्वेश्चन है साहब। तो देखिए 2 नए पुरुष है, जैसे मान लीजिए, तो पहले तो इनकी 2 नए पुरुषों की आयु का योग करेंगे। इस तरीके से लगाइए इसमें एक छोटा सा फार्मूला करके कि नए पुरुष जो हैं इनका योग, ठीक है, ऐसे करके, माइनस जो पुराने पुरुष हैं हमारे, पुराने पुरुषों, इनका योग कर लेंगे, इनका औसत, और बटे में हम कितना लगाएंगे, देखिए बटे में हमारा है 8, क्योंकि 8 पुरुष कुल हैं, और ये कितना हो जाएगा यहाँ बराबर 2। अब देखिए नए का तो हमें पता नहीं, तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अभी नए की अगर हम इसे x मान लें, ऐसे करके x, और माइनस का इसमें पुरानों का तो हमें पता है, 21 और 23 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा, 21 और 23 को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 44, और बटे में आ गया 8 और बराबर हो गया 2। 8 से इसकी गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 16, और इसे 44 को इधर ले जाएंगे तो +44, तो x हो गया 60। x का मान कितना आ गया 60। अब ये तो इस स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है। अब दोनों पुरुषों का औसत पूछा है। अब ये 60 पूछा है तो पुरुष 2 हैं, तो इसका औसत निकालोगे आप, तो इसका औसत ऐसे निकाल लेंगे 60/2 करके, तो हो जाएगा 30। इसका आंसर है 30 वर्ष। तो ये क्वेश्चन थे। तो ये गाइज ये क्वेश्चन थे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप अगर चाहते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आपको, हमारे चैनल परीक्षा टारगेट को देखते रहिए, और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और एक पद हम आपको दिला के रहेंगे। आइए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। दैट्स ऑल।